ओके भाई साहब, ये फरमाइए सर, ये आपको सिनेरियो इलेक्शन के अंदर को बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मियां नवाज साहब तो अब तकरीबन ढोल बजा रहे हैं वो, और बाप पार्टी के साथ उनकी मुलाकात भी हो रही है, उनके साथ भी उनका एक इत्तेहाद हो रहा है, एमकेएम के साथ हो चुका है। देखिए, एमकेएम को विन ओवर करना वो भी इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये कोई ऑल टाइम स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है पीएमएलएन का और एमकेएम का। आपको अर्ली 90s वाला वो ऑपरेशन भी याद होगा, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब के मरहूम के दौर वाला। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एमकेएम तो बिल्कुल पार्टनर थी, और मियां साहब उस वक्त फिर 2013 के बाद फिर ऑपरेशन करवाया नून लीग साहब ने मियां नवाज शरीफ के दौर में। उसमें तो खैर वो जब मियां साहब गए थे कराची, ये लोग साथ थे, तो कोई स्ट्रेंज स्मूथ हमेशा नहीं रहा। बट ये बड़ी विन है कि वो कम अज कम एक इम्प्रेशन देने में, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कराची में मियां साहब को कोई फायदा होगा या एमकेएम को कोई पंजाब में कोई फायदा हो जाएगा। लेकिन एक आपने एक गिमिक क्रिएट कर दिया, आपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। सिमिलरली जब वो बलूचिस्तान में जा रहे हैं तो यूजुअल इंप्रेशन, एक नॉर्मल इंप्रेशन बन रहा था कि जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी में आ गए थे, मीर सनाउल्लाह ज़हरी पीपल्स पार्टी में आ गए थे, कुछ बाप के लोगों से आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें भी होती रहीं। और फिर ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बलोच हैं, और कुछ उनकी वो इक्वेशन भी बनती है। मियां साहब जब बलूचिस्तान जाएंगे, बाप पार्टी अगर अलायंस ऐलान कर देती है, तो ये भी एक, वो कहते हैं ना, हवा बनाने के लिए। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बाप पार्टी बुनियादी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने बनवाई थी, लेकिन अब वो बेनिफिशियरी नहीं है। बेनिफिशियरी मियां नवाज शरीफ हो रहे हैं, जिनके खिलाफ ये पार्टी बनी थी। देखिए ना, उसमें बेनिफिशरी मसलन मीर सनाउल्लाह ज़हरी साहब निकल गए, हुकूमत तो मीर सनाउल्लाह ज़हरी साहब की टॉपल हुई थी उसके बाद। लेकिन मीर सनाउल्लाह की गवर्नमेंट थी ना, वो सारी खत्म हो गई, उसी की नून लीग में से बाप पार्टी बन गई। बाप पार्टी दोबारा नून लीग के साथ मिल रही है, तो फायदा नवाज शरीफ। इवन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब काकड़ साहब भी तो उस वक्त मीर सनाउल्लाह ज़हरी के तर्जमान थे बलूचिस्तान हुकूमत के। फिर बाप पार्टी में ये अब माशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अगेन मैं बात करूंगा कि 16 सीटें बलूचिस्तान से नेशनल असेंबली की, अगर 16 की 16 भी जीत जाएं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो एक पॉलिटिकल एंगल बनता है कि हमारे वो भी पार्टनर बन गए, हमारे वो भी पार्टनर बन गए, जो मियां साहब ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में कहा था कि 40 साल का मेरा निचोड़ है कि मिलकर चलना चाहिए, मुत्तहद होना चाहिए। अब मियां साहब उसको अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं। पहले जलसे में वो मीनार पाकिस्तान वाला तो चलो एक अराइवल था, अब वो पार्टी से मुलाकातें कर चुके हैं। कल भी गवर्नर हाउस में वो बैठे रहे, आज भी उन्होंने कुछ मुलाकातें की। तो अब उस फीडबैक के बाद, यानी पहले तो आए, उन्होंने तकरीर की, अब पूरी लीडरशिप के साथ फीडबैक लेकर, पूरे लोगों से बात करके, अब इस जलसे में जब वो तकरीर करेंगे तो वो देखने वाली होगी कि उस जलसे में वो सिर्फ एजेंडा क्या पेश, एजेंडा या आधी मफामत करते हैं, सबके साथ मफामत चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि फ्री इलेक्शन कराएं, जो मदर साहब क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेशक पीटीआई जीत जाए, आप उसके हवाले हुकूमत कर दें। क्या मियां साहब ये स्पिरिट का इजहार करेंगे? मियां साहब अपने उस मीनार पाकिस्तान वाले, पीटीआई स्प्लिट हो रही है, दूसरी जो पीटीआई होगी ना, उसको मियां नवाज शरीफ साहब सपोर्ट करेंगे। वैसे एक नई पीटीआई बन रही है जिसके पास बल्ले का निशान भी होगा। वैसे मैं ब्रेक लेनी है, काजवी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। टाइम प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा, मज़ा अब्बास साहब की अली नवाज अवान साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं, फिर एक लड़का है 42 साल उसकी उम्र है, लाहौरी है, इल्ताफ महमूद उसका नाम है। उससे सबसे पहले कोर कमांडर हाउस में आग लगाई थी। जुबैर नियाजी जो इनके सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर के, उनके साथ उनका मुसलसल रब्ता था। और अब जुबैर नियाजी साहब जो है वो भी सामने आने वाले, वो भी किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और एतराफ़ कर लेंगे अपना। वो जो इल्ताफ महमूद है वो भी उनको मान लेगा, तस्लीम कर लेगा, उनकी शिनाख्त कर देगा। तो उसके बाद ये नया पंडोरा बॉक्स भी खुल रहा है। मेरा ख्याल है खान साहब के लिए इलेक्शन लड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। देखिए चल साहब, इलेक्शन लड़ना तो जाहिर एक मुश्किल काम होता है, और ऐसी सिचुएशन में और मुश्किल होता है। लेकिन इससे फिर इलेक्शंस के अपनी जो डायनामिक्स हैं, इलेक्शन के अपना जो क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या बनेगा? क्योंकि नॉन क्रेडिबल इलेक्शंस के बाद भी हुकूमतें बनती हैं और चलती रहती हैं, तो यहाँ भी इलेक्शन हो जाएगा और चलता रहेगा। लेकिन
हम जो ऑप्टिक्स पेश कर रहे हैं, एक तरफ तो ठीक है, जो जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है आप कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही ना। जब आप कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर ये नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उसे छोड़ देते हैं, फिर ये नहीं होता कि इंटरव्यू कहीं दिलवा के उसको छोड़ देते हैं, फिर आप कानूनी कार्रवाई करें उसमें। यहाँ लग नहीं रहा कि कानूनी कार्रवाई। अब एंटी करप्शन ने फवाद चौधरी को पकड़ा तो फवाद चौधरी के चेहरे पे कपड़ा डाल के और हाथों में हथकड़ी लगाने की क्या ज़रूरत थी? कितने इस तरह के केसेस में चेहरों पे कपड़े डाल के पेश किया जाता है। कपड़ों पे कपड़ा डाल के मुंह पे मुंह चेहरा छुपाने का की क्या वो है उसकी, इवन कानून के अंदर कहाँ ये कहा जाता है? जब आप किसी को आइडेंटिफाई करना होता है आपने उस सूरत में ये करते हैं। कोई टेररिज्म का केस होता है, कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस होता है, इस तरह आप पेश करने में तो सिर्फ आप ये है कि आप किसी की हतक कर रहे हैं। आप जिस तरह हथकड़ी लगा के शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगा रहे हैं, फवाद चौधरी को हथकड़ी लगा रहे हैं, आप जिसको पकड़ के हथकड़ी लगा रहे हैं और उसके बाद जो आपके हक में बोलना शुरू कर दे वो उसके ऊपर केसेस खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह इलेक्शंस होता नजर नहीं आ रहा। इस तरह इलेक्शंस हो भी जाएगा तो वो इलेक्शंस को मानना बड़ा मुश्किल होगा। ये हमने माजी से सबक नहीं सीखा, बदकिस्मती से माजी में हम इस तरह की चीज़ें करते रहे, आज फिर हम उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं। अब अली नवाज ऐवान को या सदाकत अब्बासी को आप मुझे बताएं ना, हम सारे चारों जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, कैसे आप किसी एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू कर सकते हैं जो बुनियादी तौर पे आज़ाद नहीं है, जो बुनियादी तौर पे जो है मजबूर है। वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन जो आदमी अपनी फ्री विल पर जवाब नहीं दे पा रहा हो उसका आप इंटरव्यू एथिकली कैसे कर सकते हैं कि वो आपको पता है कि ये अपने फ्री माइंड के साथ जवाब आपका मतलब ख्याल ये है कि अगर इस किस्म की को ऑफर आए तो जो जर्नलिस्ट है उसको इनकार कर देना चाहिए, उसे इनकार कर देना चाहिए कि जी हम ये शो नहीं करेंगे या हम ये इंटरव्यू नहीं करें? बिल्कुल कर देना चाहिए, इसलिए कि आपको पता है कि एक आदमी को जबरदस्ती इंटरव्यू करवाने के लिए लाया जा रहा है। आप कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि वो आप जो भी सवाल करेंगे वो उसका जवाब अपने फ्री माइंड से नहीं दे सकता। तो मैं तो बिल्कुल भी समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये बहुत गलत हुई हैं और मेरा ख्याल है मीडिया हाउसेस को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। इस तरह आप नहीं अपने चैनल्स को इस तरह अलाउ कर सकते। हाँ, कोई अपनी फ्री विल पर आके कोई पार्टी छोड़ता है, बिल्कुल उसे बिल्कुल हक होना चाहिए, उसको बिल्कुल आप इंटरव्यू भी करें, उससे जितना क्रिटिकल इंटरव्यू करें, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई अंडर सर्विलेंस देखिए मतलब अगर कोई बंदा मर्जी से आना चाहे कि अगर वो खुद एंकर से राब्ता करके कहता है जी कि मैं आपके शो में आना चाहता हूँ तो फिर क्या एतराज़ किया जा सकता है? या वो आके खुद बैठ के वही कहता है जी मैं अपनी विल से आया हूँ, ये सारी बातें मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं उसको? ये भी तो एक चीज़ है ना सर